शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बनने की तैयारियां कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए बज़ाहिर खुला रास्ता मिलता नजर आ रहा है। 26 हल्कों में दोबारा गिनती होगी, हजारों फॉर्म 45 भी जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन का मुस्बत फैसला है, धांधली के इल्जामात खत्म ना सही लेकिन कम तो होंगे। भाई मौसम सुहाना हो और मोहम्मद रफी की मौसीकी हो तो फिर मजा हो जाता है दोबारा, और ये मजा आपको डबल डोज मिलने वाली है ओनली एट जियो पाकिस्तान। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है, लेकिन पहले जरा सियासी गुफ्तगू कर लें, कुछ अपडेट्स आपको देनी है और हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आपको बता दें कि शहबाज शरीफ खुद वफाक में कायदे हिस्ब इख्तलाफ बनना चाहते हैं। बज़ाहिर नून लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को खुद एक रास्ता दे दिया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुत्तफिक है कि शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली में भेजा जाए और हमजा शहबाज को पंजाब असेंबली में लाया जाए। पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि कौमी असेंबली में जाकर अपोजिशन लीडर बने। इस तरह शहबाज शरीफ कौमी असेंबली की NA 132 की नशिस्त रखेंगे, PP 164 और 165 खाली कर देंगे। फिलहाल तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स गेम पूरा कर लिया है। हमने वफाक में और सूबे में जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कौमी हुकूमत बनाने के लिए, नेशनल गवर्नमेंट वहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए और लाहौर में हुकूमत बनाने के लिए, वो नंबर हमने आज पूरे कर लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होगी। लीगी ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून मुमकिना तौर पर वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज का नाम पेश कर सकती है। अगर हुकूमत ना बन सकी तो साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक को पंजाब असेंबली में बतौर अपोजिशन लीडर लाया जा सकता है। हम जरा मजीद बात करेंगे नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान से, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब कायदे हिस्ब इख्तलाफ बनना चाहते हैं तो क्या समझें, पंजाब की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते खुले हैं, अब आपने खोल दिए हैं, बस यही फैसला है? ये इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, ये झुरलू इलेक्शन है, और इसके नतीजे में जो सूबाई असम्बली बनी है या कौमी असम्बली बनी है उसमें तहरीक इंसाफ का अमल दखल नहीं है। वो ये इलेक्शन बुरी तरह हार रहे थे। जिन लोगों का अमल दखल है, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, वही अब उनकी हुकूमतें भी बनवा रहे हैं, वही आज़ाद लोग भी शामिल कर रहे हैं। तो अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो क्या सिचुएशन होगी, वो अभी उसका फ़ैसला नहीं हुआ पंजाब में, और अगर नहीं बनेगी तो फिर ज़ाहिर है कौमी असम्बली के अंदर जो है अपोजिशन में अगर बैठना है तो जो भी अहम किरदार होगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी लिहाज से पीछे नहीं रहेंगे। इसका फैसला पार्टी भी करेगी और उसमें मरकज़ी किरदार शहबाज शरीफ साहब का होगा। अच्छा मुशाहिदुल्लाह साहब, पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत ना भी बना पाए तो एक इंतहाई तगड़ी अपोजिशन ज़रूर बन सकती है। तो ऐसी सूरत में अपोजिशन लीडर के लिए नाम कोई शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं? देखें, ये वक्त आने पे इसके फ़ैसले होंगे। हमने ये सारे फ़ैसले हर दो सूरतों में करके रखे हुए हैं, लेकिन हर चीज़ अपने वक्त पे जो है उसका ऐलान होता है। बुनियादी तौर पे बात जो है, जो बड़ी अफसोसनाक है कि इस इलेक्शन को जिस तरीके से रिग्ड किया गया है, जिस तरह से पख्तून क़यादत को यकसर इग्नोर करके पार्लियामेंट से और पार्लिमानी फॉर्म ऑफ सिस्टम से निकाल दिया गया है, उसके बड़े बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। मानसेरा में, चारसदा में, मरी में, हज़ारा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जो आज तक किसी इलेक्शन के बाद नहीं हुई। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन किस तरीका और काउंटिंग के वक्त क्यों पोलिंग एजेंटों, ये वो वाहिद इलेक्शन है जिसकी काउंटिंग पोलिंग एजेंटों के बगैर हुई है। चलें, रिगिंग की बात तो मुस्लिम लीग नून पहले दिन से कर रही है, लेकिन अब मूविंग फर्दर बताइएगा, एक सजेशन ही समझ लें कि बेहतर ना होता कि शहबाज शरीफ साहब जिनकी बड़ी शोहरत है, वो काम करते भी हैं, काम कराते भी हैं, पंजाब में वो रहते, अपने मंसूबे मुकम्मल करते, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तो बहुत सी ऑप्शंस हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, क्या ख्याल है आपका?
जी, ये सारे काम उसी सूरत में हो सकते थे जब लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता। अगर हमें काम करने दिया जाता तो आज वफाक में भी हमारी हुकूमत होती, में तो होती और KPK में भी होती। और ये अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि एक हुकूमत है पंजाब हुकूमत, जिसने पिछले 5 साल 10 साल डिलीवर किया है बाकायदा, हर शोबा है ज़िंदगी में, वहाँ वो हार गई है। और जिन हुकूमतों ने KPK और सिंध में डिलीवर नहीं किया वो हुकूमतें जीत गई हैं, बल्कि पहले से उनकी सीटें बढ़ गई हैं। ये अजीब व गरीब तमाशा और मजाक है कि होना ये चाहिए था कि पंजाब और काम करके दिया है, उनकी सीटें पहले से ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन जहाँ पे काम नहीं हुआ वहाँ पे बढ़ गई। इससे आप समझ लें कि अवाम कभी गलत फ़ैसला नहीं करते, लेकिन अवाम का जो फ़ैसला था, जो उन्होंने बैलेट बॉक्स में डाला उन्होंने सही था अपना फ़ैसला, लेकिन जब उसको निकाला गया है अवामी नुमाइंदों के सामने नहीं निकाला गया तो वो फ़ैसला अवाम की मंशा और ख्वाहिशात के बिल्कुल बरस निकला है। चले, ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इलेक्शन वाले दिन से है, आपको रेजोल्यूशंस हैं। अब आप लोगों ने ये भी फैसला किया है कि असेंबलियों में जाएंगे, वहाँ ये मुद्दा उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी अपने तय कोशिशें कर रहा है, 26 हल्कों में दोबारा काउंटिंग होगी। लेट्स सी कि क्या बनता है। बहरहाल हुकूमत तो बनाने जा रही है, वफाक में पाकिस्तान तहरीक है इंसाफ। अच्छा, और फिर मुशाहिदुल्लाह साहब भी कह रहे थे ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट व्हाटएवर ही सेज, और बहुत से और भी लोग, मतलब एक स्पेकुलेशन होती है कि जी सीटें पहले इस जगह से नहीं थी, जिस पार्टी ने इतना ज़्यादा काम किया, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन इसी को तो चेंज कहते हैं। पीपल फॉर सम रीज़न, इट्स द पीपल हु आर वोटिंग। तो लिहाजा अगर उनको कोई चीज़ किसी वजह से नहीं अच्छी लगी या फिर सब ठीक था, नए दौर में जाना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। और सिर्फ परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बुनियाद पे लोग अपना फैसला नहीं करते, और भी बहुत से मामला जाहिर है अदालती फैसले भी हैं, सजाएं भी हैं, सब कुछ है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जमात की जीत या हार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, सो आई जस्ट फाउंड आउट रिसेंटली, वो जो मिलता है ना बाजार में बन और ऊपर मक्खन ऑलरेडी लगा होता है, अंदर लगा होता है, जैम भी कभी कभार लगा होता है, मुझे कल पता चला कि उसको मस्का बन कहते हैं। भाई इट इज अ वेरी कराची टर्म, और जब मैं कराची मूव हुआ था तो मुझे भी अंदाजा हुआ था कि मस्का बन टाइप नामी कोई चीज होती है। और जब लोग कुछ मेरे इर्द गिर्द मस्का बन, वो लड़कियां जो मंगवा रहे थे, देवर सिंह मस्का बन, तो मुझे लग रहा था कोई मजाक चल रहा है, पता नहीं कोई अपनी कोई अंदर की बात है, तो कि वो एक्चुअली उस बन की बात हो रही है जिसमें जब आया तो हमें पता लगा, एज इन इन्हें पता लगा, मुझे कुछ अर्से पहले पता लग चुका था कि ये बन मक्खन है। बन के अंदर मक्खन की एक टिकिया, छोटी टिकिया पूरी, ठीक है, और अंदर थोड़ा सा जैम। तो अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो हमने आपको आइडिया दे दिया है। इसके साथ अब गर्मा गर्म चाय, या अगर आपने कहीं काम पे नहीं जाना तो लस्सी भी नोश फरमा सकते हैं। माशाल्लाह, क्यों भैया ट्यूसडे है क्या आइडियाज लोगों को, मतलब काम पे जाए ना, लेट ही जाए, नहीं काम पे जाए, जल्दी काम पे जाए और हमें देखें साथ साथ, क्योंकि हमारे पास है अगली अपडेट। और अगली अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल जी, पॉलिटिकल अपडेट है और आपको हमने बिल्कुल बताना है कि क्या हुआ है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात के फॉर्म 45 यानी फॉर्म 45 जारी करने वाला है, और कमीशन पर बराह रास्त आयद किए जाने वाले धांधली के इल्जामात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि 83,000 से जायद 45 फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में यही बात की भी थी। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। बहुत एतमाद के साथ ये बात बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 अवेलेबल है। प्रिजाइडिंग अफसरान, जब कनेक्टिविटी RTS में प्रॉब्लम आ गया तो प्रिजाइडिंग अफसरान इस इंप्रेशन के तहत थे कि हमने अगर ये स्नैपशॉट जो हमने लिया है, कई बहुत अर्बन एरियाज में ये हुआ, अगर ये कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो रही है और हम पोलिंग स्टेशन छोड़ के चले गए तो हमें तो वी वुड बी अकाउंटेबल। वो नहीं छोड़ रहे थे और जा नहीं रहा था। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से फॉर्म 45 ना मिलने की शिकायत की गई थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक अब भी फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने में चंद रोज दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 इससे पहले फॉर्म 14 के नाम से जाना जाता था। ये फॉर्म किसी भी पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की गिनती का सरकारी ऐलान होता है। इसी के बारे में हम मजीद बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका कुछ हमने बता दिया, लेकिन वो लोग जिनको आगाही और आशनाई नहीं है इस फॉर्म 45 से, उनके लिए एक्सप्लेन कर दें कि दरअसल इसमें क्या कुछ दर्ज होता है और ये क्यों इतना अहम है। एक हलके में कोई 10 या 5 जो हैं वो उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए बाकायदा जो है वो फॉर्म 45 में उसके नाम लिखा जाता है,
उसके आगे उसने वोट कितने हासिल। ऑफिस के बाद एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर एक कॉलम है मुस्तरद कितने किए गए, और इसके साथ ही होता है कि आपके बैलेट पेपर जो है वो बकाया कितने बाकी बचे हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ये फार्म 45 में दर्ज करना पड़ता है। ये बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स है, और यही जो फार्म 45 है वो पोलिंग एजेंट्स के हवाले करता है। पोलिंग एजेंट के दस्तखत भी होते हैं, और इसके साथ उसकी एक कापी जो होती है फार्म 45 की वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाई जाती है, ताकि तमाम मीडिया भी देख लें और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी, उनके हामी जो है वो भी बाकायदा अपना रिज़ल्ट जो है वो जायज़ा ले लें। तो ये बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स, उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर 45 फार्म को लेकर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना इलेक्शन मटीरियल के साथ वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचता है, और रिटर्निंग ऑफिसर को वो जमा करवा देता है। और रिटर्निंग ऑफिसर तमाम हलकों में, यानी अगर एक हलके में 260 हैं या 300 पोलिंग स्टेशन है, तो तमाम फार्म के बाद वो पर अपना एक गैर हतमी नतीजा जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाते हैं। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कमर दिलशाद साहब। ये भी बताइएगा कि सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, तो क्या फॉर्म 45 अगर पब्लिक कर दिया जाए तो उसके बाद आपको लगता है कि शिकायत जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी? यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं इस पर एक अचानक जो बात आई है कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, उसमें चंद इंतज़ामी तौर पर जो कोताहियाँ हुई हैं, जिसकी बना पर इलेक्शन डिले हुआ, रिज़ल्ट डिले हुआ, जिसकी लोगों ने शिकायत की। तो ये सियासी पार्टियाँ हमेशा चीफ इलेक्शन कमीशन को ही तनकीद का निशाना बनाती है। ये उसी रवायत का हिस्सा है, लेकिन इसमें कोई वज़न नहीं है। अगर आप गैर जानवरा तरीका देखें, इंटरनेशनल रिपोर्ट देखें, उस पर कोई ऐसा वज़न नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी होने के बारे में कह जाए। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर कोई ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार किसी भी चीज़ का ना ठहराया जाए। कमर साहब, आपसे लास्टली हम ये जान लें कि इंतखाबात में कहीं ना कहीं तो जाहिर है ये सारा ह्यूमन एरर भी एलिमेंट हो सकता है, ये सारा मैनुअल होता है काम, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया था, जो सिस्टम बनाया था वो बैठ गया था, खराबी तो होती है। मजमूई तौर पर आपको इन इंतखाबात में कोई बड़ी कोताही, कोई बड़ी गलती नजर आती है या आपके ख्याल में स्मूथ रहा? जो नया एक तरीका अख्तियार किया कि जी आप व्हाट्सएप के ज़रिए रिज़ल्ट आएगा और व्हाट्सएप जो है वो आगे इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा, बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ थी, बड़ी साफ़ सुथरी थी। लेकिन जब ये सारा निज़ाम आया और 80,000 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट एकदम सामने आ गया तो वो सारा सिस्टम बैठ गया, सारा इंटरनेट भी चला गया, ख़त्म हो गया, व्हाट्सएप भी ख़त्म हो गया। इसलिए ये बना कि वो पूरे मुल्क के अंदर एक हैज़ानी और इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो गई। और साथ ये भी देखें कि उन्होंने कोई आल्टरनेटिव बंदोबस्त नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास फंड की कमी नहीं थी। अगर वो एक पुराने तरीके के मुताबिक, मैनुअल तरीके के मुताबिक फैक्स मशीनें लगा देते, जैसे हमेशा इलेक्शनों में फैक्स मशीनों के ज़रिए गैर हतमी नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाया जाता था, हमेशा रहा है। इनके साथ एक आपने अगर अपने इंटरनेशनल तौर पर अपने आप को शामिल चाहा कि जहाँ में कि इंटरनेशनल सिनेरियो में खड़े हो जाएं, तो उनमें साथ साथ एक मुतबादल तरीका, अगर ये सिस्टम बैठ जाए, बिजली ना आए या कोई मामला हो जाए, इंटरनेट का मामला होता है, तो इसमें अगर वो के साथ साथ अगर फैक्स मशीनें भी दे दी जाती हर रिटर्निंग ऑफिसर को, क्या ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई वंडर, वैसे जाहिर है कोई प्लान बी जरूर होना चाहिए था वैसे। एब्सोल्युटली, मतलब ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने हैं, मतलब चीज़ें, वेबसाइट्स ठप होना, ये तो कह रहे थे इंटरनेट व्हाट्सएप टाइप चीज़ें भी काम नहीं कर रही थी, मतलब दिस इज काइंड ऑफ, पहले आपको सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अच्छा जी, आगे चलते हैं और एक और खबर से आपको आगाह करें, एंड देन वील आल्सो टॉक टू आवर गेस्ट अबाउट इट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खुली समाअत हुई और पाकिस्तान में पहला मौका है कि किसी भी जज की अपनी दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुले आम हुई। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी रिहाइशगाह की तज़ीन व आराइश के लिए मुख्तस करदा बजट से ज़्यादा पैसे लगवाए थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की 3 दरखास्तें गैर मुतल्लिका होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। दरखास्तों में गुज़श्ता 7 साल के दौरान सुप्रीम
कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी रिहाइशगाहों पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात मनवाने की इस्तदा की गई थी। इस्तगासा के CDA से ताल्लुक रखने वाले गवाहों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरियों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अपने इदारे के हवाले से हमारा रवैया नरम है, ये ट्रायल 3 दिन में मुकम्मल करना चाहते हैं, कुछ न हुआ तो मोहतरम जज यहाँ से क्लीन चिट लेकर चले जाएं। इसी पर बात करते हैं, अपडेट लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, सबसे पहले तो आप अपडेट ही दे दें, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस की पहली समात में क्या कार्रवाई हुई? हामिद खान की बार बार अदालत से यही इस्तदा थी कि जो दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं उन्हें मौका फराम किया जाए। ये अदालत ने बहुत जल्दी किया। जब हामिद खान ने बहुत इसरार किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर कार्रवाई में कहीं हम अदालत ये समझती है कि इन दरखास्तों को या ये रिकॉर्ड मंगवाया जाना चाहिए तो अदालत इसे देख लेगी। लेकिन फ़िलहाल अदालत इस बात पे कन्विंस नहीं थी कि उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको इंटरटेन करे, लिहाजा अदालत ने स्ट्रेट अवे उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। इसके साथ साथ अदालत ने जो गवाह थे उनका एफिडेविट भी ले लिया। जो अब जो होगा वो ये होगा कि समाज जो अब नेक्स्ट हियरिंग होगी वो इससे मुतालिक होगी कि गवाहान के बयानात जो हैं कलम बंद किए जाएंगे, जिरा की जाएगी। कमर, ये बताइएगा कि आज भी इस रेफरेंस की समात है, ज़रा क्लियर कर दीजिए, जब तक ये केस चलेगा जब तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अपना काम करते रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है ये बात? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई इबाहम नहीं है कि इसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी अपना काम करते रहेंगे। तरीक़ेकार अदालती तरीक़ेकार ये है कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है तो वो अपनी सीट पर उसी टाइम तक रहता है जब तक उसका फ़ैसला ना हो जाए। अगर अदालत उसे हटा दे तब वो जज जो है वो जो भी है जिस भी वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो तब वो बाहर होता है। इससे पहले जो है जब तक कार्रवाई होती रहती है वो अपना काम सर अंजाम देते रहते हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस सुनते रहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस के अनलेस और अनटिल सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला ना आ जाए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ फैसला आ जाए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कमर जैदी, हमें अपडेट कर रहे थे इस रेफरेंस से मुताल्लिक। Why is it कि Mondays are turning into Tuesdays are turning into the Mondays? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है एनर्जी को हाई रखना है, आप सब लोगों को हमारे साथ रखना है क्योंकि हमारे पास इस घंटे भी बहुत कुछ है। जल्दी से स्टार्ट करें, टाइम एज ऑलवेज कम हो जाता है। टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। अस्पताल का इफ्तिताह हो या कोई और अवामी तर्ज का मंसूबा, इमरान खान अवामी अंदाज पसंद करते हैं और वजारत उज़्मा का हल्फ भी अवामी तकरीब ही में उठाने पर गौर हो रहा है। और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत आज मजीद 2 रुपए गिर गई। डॉलर की कीमत फरोख्त 123 रुपए की सतह पर आना मईशत के लिए अच्छी खबर है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ये रुझान वाकई हमने देखा है, अच्छी भली उर्दू आती थी बच्चों को, अब तो बच्चों को उर्दू से इतना दूर किया जा रहा है और मुझे कहीं ये लग रहा है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है ये कि बच्चे बस उर्दू ना सीखें और अंग्रेजी ही आए, उन्हें अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में उर्दू भुला रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये भी होता है जैसे कि कुछ लोगों के साथ हुआ दैट आपको वो एक्सेस नहीं मिल रहा होता टू लर्न उर्दू। मे बी आप कहीं और, यू हैव ग्रोन अप समवेयर एल्स, कहीं आप पाकिस्तानीज, दे लिव आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। अब आप मुझे बताएं, देयर सो मेनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिनके बच्चे आप देखें वो अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन करते हैं, यू टॉक टू देम, दे रिप्लाई इन अंग्रेजी। उर्दू नहीं आती बच्चों को, उर्दू समझ लेते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड अंग्रेजी में करते हैं। मतलब बहुत से तरीके हो रहे हैं और वाकई बात यह है कि आपको आती हो या ना आती हो उस पर अटेंशन उतनी नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए एक मदर टंग पे, मादरी जबान पे। जी अब्दुल्ला, आगे हम बात क्या कर रहे हैं? हम इसी पे बात कर लेते हैं। आजकल स्कूलों से लेकर घरों तक बच्चों को इंग्लिश तक महदूद रखने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से उर्दू की तालीम कहीं पीछे रहती जा रही है। कुछ लोगों को इस बात का शदीद एहसास भी है और वो इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। मुशर्रफ अली फारूकी साहब से हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज, ये भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। उन्होंने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए कहानी से किताब प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कहानी से किताब, और ये बच्चों को
कहानियों के जरिए उर्दू जुबान पढ़ाने और सिखाने का जरिया बन रहे हैं। बेशक, और मुशर्रफ अली ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। थोड़ा सा मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये जी ट्रांसलेटर हैं, उर्दू थिसॉरस के एडिटर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फेलो हैं, राइटर हैं। मुशर्रफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुशर्रफ, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछेंगे कि क्या आपको जो ख्याल आया कहानी से किताब का, वो इसी वजह से आया कि बच्चे जो हैं आजकल उनकी कंसंट्रेशन उर्दू पे बिल्कुल ही कम होती जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मधु करने का। जी, एक वजह ये थी कि जो कहानियाँ हम पढ़ते हुए बड़े हुए थे वो हमारे बच्चे जो आजकल के हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं। और दूसरी बात, एक ये सिलसिला शुरू हो गया है कि जो हमारा क्लासिकी अदब है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है कि भाई ये तो जिन अबूतों की कहानियाँ थी, इसमें कुछ नहीं है। हालांकि ये लोक कहानी है, ये क्लासिकी दास्तानें जो हमारी हैं, ये हमारे अदब का अहम तरीन सरमाया है और आप अपने अदब से नावाकिफ़ रह के कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते, ना अपनी ज़ुबान में ना किसी दूसरी ज़ुबान में। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि बच्चों को इन मुख्तसर सी कहानियों के ज़रिए अपने क्लासिकी अदब से मुतारिफ़ कराया जाए और उनको बताया जाए कि उनके अपने अदब में कितनी मज़ेदार चीज़ें मौजूद हैं। तो मुशर्रफ, आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि अब जो ये प्रोग्राम है इसमें किस नौइयत की कहानियाँ होती हैं? क्लासिकी अदब को ही आप लोग हाईलाइट करते हैं या फिर कुछ डिफरेंट जॉनराज हैं जिनको टच करते हैं ताकि उर्दू बच्चे सीख सकें? जी जनाब, पहली कहानी जो इस सिलसिले की थी वो थी पोदने और पोदनी की कहानी है, हम सब ने सुनी है। ये उसका इस सूरत में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया। ये है स्टोरी किट। इस स्टोरी किट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कहानी की किताब हो गई, फिर इस कहानी पर मुश्तमिल एक गेम हो गया जो आप गोटों और बोर्ड की मदद से लूडो की तरह खेल सकते हैं, और तीसरी इस कहानी का ऑडियो यहाँ पर मौजूद है जो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसके ज़रिए QR कोड के ज़रिए आप इसको सुन सकते हैं। इसके ज़रिए बच्चे अपना तलफ़्फ़ुज़ सही कर सकते हैं, उनको ज़ुबान सीखने में आसानी हो सकती है। जो माँ बाप ख़ुद अपने बच्चों को कहानी सुनाने से कासिर हैं वो इसको लगा सकते हैं और बच्चे उसको सुन सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम हमने स्कूलों के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया और इन स्कूलों में इसकी बहुत पजीराई हुई, बहुत इसको पसंद किया गया और बच्चों ने बहुत इसको एंजॉय किया। अच्छा मुशर्रफ, ये आपकी हमने देखा ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट एंडेवर आप जो कर रहे हैं और सारी जो किट है आपने दिखाई है वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों का वैसे ही इंटरेस्ट बड़ा आ जाए इस चीज़ को देख के, दे वांट टू डू इट। लेकिन क्या आपने रिसर्च की थी पहले? ऑब्वियसली ये एक रुझान तो है और ये हम सुनी सुनाई बात भी, हमारे इर्द गिर्द बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं, उर्दू में उनसे बात भी करें तो वो रिस्पॉन्ड इंग्लिश में ही करते हैं। तो आपके घर में या आपके इर्द गिर्द आपने ये होते हुए देखा दैट यू फेल्ट द नीड कि हमने जी इस किस्म की कोई एफर्ट करनी है? जी हाँ, ये असल में सिलसिला शुरू हुआ था 2012 में जब मैंने अपना शाती इदारा कायम किया, किताब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और हमने बच्चों की कुछ किताबें छापी, उसमें अंग्रेज़ी की भी थी और उर्दू की भी थी। लेकिन हालांकि मैं ख़ुद अंग्रेज़ी में लिखता हूँ नावल और चीज़ें, लेकिन मैं कहानी जब भी सुनाता था तो उर्दू में सुनाता था। तो ये हुआ कि एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों का, ये बहुत ही सख्त किस्म का अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल था, और मैंने बच्चों से कहा कि कहानी लिखी तो मैंने इंग्लिश में, लेकिन सुनाऊंगा मैं आपको उर्दू में। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, 3-3, 4-4 साल के, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि हमको उर्दू नहीं आती। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कहानी तो उर्दू में ही सुनाऊंगा, फिर नहीं समझ में आई तो अंग्रेज़ी में भी सुना दूंगा। और ये हुआ कि जब मैंने जैसे ही सुनाना शुरू की, और वो मुछंदर की कहानी थी, वो सर्कस में काम करता था, मज़ेदार कहानी थी, तो बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा भाई आप कैसे हंस रहे हैं, आपको तो उर्दू आती ही नहीं बकौल आपके। तो कहने लगे नहीं, और उसके बाद फिर वो मज़े से सुनते रहे जी। और उसके बाद फिर उन्होंने ख़ुद जाकर उर्दू की किताबें ख़रीदी। तो ये सिर्फ बच्चों को ये हमने इस तरह कर दिया है कि उनको बहुत ही सख्त किस्म की बोर चीज़ें उर्दू में पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये आपकी ज़ुबान है, इसको पढ़ें। तो वो सारी बात है, बच्चे उस ज़ुबान से तभी उसके दोस्त बनेंगे जब उसमें कुछ मज़ेदार चीज़ें उनको पढ़ने के लिए मिलेंगी। अगर हर वक्त उसमें एक तलकीन करते रहेंगे और आप बच्चों को सुधरने के चीज़ें बताते रहेंगे जबकि आप खुद नहीं सुधरते, तो बच्चे कब तक उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? अंग्रेजी के अंदर से बहुत मज़ेदार चीज़ें एक एलिमेंट है
एक एलिमेंट है जिसपे वी रियली वांट यू टू डिस्कस के उर्दू के साथ उर्दू मीडियम होने का जो एलिमेंट है ना, उसकी वजह है कि हम उर्दू से बच्चों को दूर भगा रहे हैं और दूर भागते जा रहे हैं कि जनाब नहीं उर्दू नहीं आनी चाहिए, बस अंग्रेजी हमारा बच्चा बोले तो ठीक है, उर्दू मीडियम नहीं लगना चाहिए, बस इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। ये एलिमेंट हम किस तरह दूर करें अपने माशरे से, क्योंकि ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। जी हाँ, ये एक बदकिस्मती से ये कमअक्ली की बात है कि बच्चा सिर्फ एक ही वक्त में एक ही ज़ुबान सीख सकता है। बच्चे जो हैं एक वक्त में 5-6 ज़ुबानें तक सीख सकते हैं अगर उनको पढ़ाई जाए और उसमें बच्चों को तंग नहीं किया जाए कि आप ये ज़ुबान नहीं सीख सकते और वो नहीं बोलो। क्योंकि अगर आप बच्चे को एक ज़ुबान पढ़ने से रोक रहे हैं तो उसके जहन में बैठ रहा है कि ज़ुबान की तालीम हासिल करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है शायद, और वो दूसरी ज़ुबान पे भी उस पर यही असर पड़ेगा। हमने लाहौर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया संजय नगर स्कूल में। उनके साथ ये कहानी से किताब तक प्रोग्राम जो था वो हमने एक्सपेरिमेंट किया। उस पर ये देखा गया कि जिन बच्चों ने ये उर्दू में कहानियाँ पढ़ने उनको रग़बत हुई, उन्होंने उसको अच्छी तरह पढ़ा, उनकी अंग्रेज़ी भी बेहतर हो गई। चूँकि ज़ुबान लैंग्वेज एक्विजिशन जो स्किल्स होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं। अगर एक ज़ुबान में आप अच्छे होंगे तो दूसरी ज़ुबान में भी आप खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आपकी अपनी मादरी ज़ुबान में आपका वो नहीं है, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू हो, सिंधी हो, बलोची हो, पश्तो हो, तो वो आप फिर किसी दूसरी ज़ुबान को आप उतने एतमाद से हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा मुशर्रफ, यू आर वेरी राइट, क्योंकि उर्दू अंग्रेज़ी लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी पे ज़्यादा अटेंशन आपकी हो और उर्दू रूडिमेंट्री भी आ जाए थोड़ी बहुत तो चलेगी, मतलब वो तो आम लोग बोल ही रहे हैं, तो यू डोंट रियली हैव टू लर्न दैट। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो प्रोग्राम है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ प्राइमरी सतह तक के लिए है या फिर इसमें बड़ी क्लासेस के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं? इस प्रोग्राम के 3 दर्जे हैं। जो अभी हमने इसको शुरू किया है ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए है, लेकिन फिर आगे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल तक है। क्योंकि ये जो ग्रेडेड रीडिंग होती है, यानी बतदरीज आप एक ज़ुबान की किसी कहानी को या किसी किस्से को आप पहले बहुत आसान ज़ुबान में बच्चों के लिए लिखते हैं, उसके बाद उससे बतदरीज उसकी मुश्किल तरीन उसमें अल्फाज शामिल होते जाते हैं और आखिर में उसके जो ओरिजिनल जो असल ज़ुबान में लिखी गई थी वो आप पढ़ते हैं। अब जिस तरह ज़ुबान बदल जाती है, अब जिस तरह मीर का वो शेर है जिसमें कभी की जगह कभू इस्तेमाल हुआ है, तो अब बच्चों को आप कहेंगे कभू अब शुरू में बता देंगे तो उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बच्चा समझ जाए कि भाई ये कभी का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और असल में फिर वो कभू को पढ़ेगा तो उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होगा। लेकिन बस फिर वो उसको ये होगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि असल में ये ज़ुबान पुरानी इस तरह लिखी जाती थी, पूरी दुनिया की सारी ज़ुबानों के साथ अंग्रेज़ी के अंदर भी। जी लास्टली, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन लास्टली आपसे ये जान लें कि जो सेट है जो आपने अभी टेलीविजन पर भी दिखाया, ये कितने का है, ये कहाँ मिल रहा है, ये किस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है? आप जगह जगह स्कूलों में ये प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं या कमर्शियली भी अवेलेबल है? जनाब ये प्रोग्राम कमर्शियली भी अवेलेबल है। storyKit.com पर अगर आप जाएँ तो ये आपको इसकी मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। और हम डायरेक्ट सेल्स भी कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं उनके साथ भी हैं। तो लेकिन ये सारी मालूमात आपको storyKit.com जो इसकी वेबसाइट है वहाँ से मिल सकती है। और इसकी कीमत 300 रुपये है इस पूरे पैकेज की। जी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ, थैंक यू वेरी मच। इतनी आपसे बात करके खास तौर पे बिल्कुल ये आपको बता भी दें एक दफ़ा, यू कैन ऑल्सो आप खुद भी इसको ले सकते हैं। लेकिन इतनी अच्छी लगा कि किसी की इतनी कंसंट्रेशन हो कि ज़बान को आपने रिवाइव करना है और बच्चों में ख़ास तौर पे इंटरेस्ट डालना है, ख़ास तौर पे क्योंकि मुशर्रफ खुद जो हैं जब वो किताबें लिखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो ज़बरदस्त अंग्रेज़ी है उनकी, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन सारा काम उनका उर्दू के लिए है। तो ये ना सोचिएगा कि अगर अंग्रेज़ी उर्दू आएगी तो अंग्रेजी कैसे आएगी। ये लैंग्वेज स्किल है जो आप बच्चे की बढ़ा रहे होते हैं। जब वो उर्दू अच्छी सीखेगा तो वो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी ज़बान सीखने में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात ये कि मुशर्रफ ने एक बात बताई, किट में एक ऑडियो कैसेट का टाइप एलिमेंट था जो QR कोड अब हो गया है, लेकिन
इट टुक मी बैक टू टाइम। जब वो हमने घंटों कैसेट कहानियां सुनिए गर्मियों की छुट्टियों में कमरे में बंद होके घंटों, और एक ही कैसेट बार बार और वो इतनी अच्छी बनी होती थी, मतलब साउंड इफेक्ट्स होते थे, जो एक्सप्रेशन आपको आवाज में सुनाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शक्ल तो आप देख ही रहे। वेल कैसेट तो नहीं होती होगी, लेकिन किसी फॉर्म में कहानी शहानी होती होगी YouTube पे I've seen a few, लेकिन उससे पता है एक और चीज जो होती थी, आपकी इमेजिनेशन बच्चे की इतनी बढ़ती थी, क्योंकि सिर्फ वो सुन रहा है और उसको सुनने में जो बताया जा रहा है कि किस किस्म की शक्ल है किसी की, क्या सिचुएशन है, तो वो अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहा है और सब कुछ उसे वहां से समझ आ रहा है, विच वॉज ग्रेट। आई थिंक यू आर वेरी राइट कि अब भी होना चाहिए। बट एनीवे जी, ये जो किट थी ये भी बड़ी अच्छी थी और आप इसको ले सकते हैं storykit.com से। अभी आगे बढ़ेंगे और हम जरा अब आने वाली हुकूमत की बात करेंगे। इमरान खान ऑल राइट जनाब, एक और स्टोरी है जो कि हुमा ने कहा है कि वो किए बगैर आगे नहीं जाएंगे। हाँ, मतलब जेके रोलिंग को कौन नहीं जानता। अगर हम इतनी अदब की बात कर रहे हैं और लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो उर्दू शायद अभी नहीं पढ़ सकते, उन्होंने हैरी पॉटर की सारी सीरीज पढ़ी होंगी या तो देखी होंगी। एग्जैक्टली, देखी मेरा ख्याल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेके रोलिंग की जी आज बर्थडे वो अपनी मना रही है और आज है उनकी 53rd बर्थडे। और क्या इनकी जिंदगी की स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंची, और अब ये दुनिया में बच्चों की फॉर चिल्ड्रंस बुक राइटर, बल्कि बड़े बड़े भी देखते हैं हैरी पॉटर, ये बहुत मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी इनकी हम्बल बिगिनिंग्स थी अब्दुल्ला। शुरू में जब भी ये ड्राफ्ट अपना बहुत हार्डशिप्स देखी, शुरू में हैरी पॉटर का जब ये ड्राफ्ट किसी को दिखाती थी, किसी पब्लिशिंग कंपनी को, तो सारे उनको रिफ्यूज कर देते थे। फाइनली इन्होंने सारी किताबें जो थी, नॉट इन वन गो, लेकिन एक कैफे में बैठ के लिखती थी और इनके पास टाइम नहीं होता था, कहीं और इनके बच्चे भी थे, हालात भी इनके अच्छे नहीं थे। और अब देखें कि हम यहाँ कराची में बैठे इनकी 53rd सालगिरह पे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ऑलराइट जी, ये होती है अगर आप में डिटर्मिनेशन हो, लगन हो, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। और लोग पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के बारे में भी यही कहते हैं कि ही वाज डिटर्मिन्ड टू बी देयर वेयर ही इज टुडे। इमरान खान वज़ारत उस्मा का हलफ अवाम के साथ टी चौक में उठाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ऐसे अवामी तर्ज के फैसले पहले भी करते रहे हैं। पीटीआई रहनुमा नईम उल हक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि इमरान खान की तरजीह यही होगी कि वो किसी ऐसी जगह हलफ बर्दारी की तकरीब करें जहां हजारों लोग उन्हें वजीर आज़म पाकिस्तान का हलफ लेते हुए देख सकें। ज़बरदस्त, बहुत सी दुनिया में और जगहों पे भी ये होता है। आपको बताएं कि शायद इसके लिए पाकिस्तान में अगर करना है तो डी चौक मुनासिब जगह होगी, इस्लामाबाद में जो डी चौक है। लेकिन जो भी फैसला होगा इससे अवाम को आगाह किया जाएगा। बिफोर हैंड खान साहब ने पेशावर में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कैंसर के मरीज बच्चे फर्रुख आफरीदी के साथ मिलकर किया था, ये हम आपको याद दिला रहे हैं। और इमरान खान ये ऐलान भी कर चुके हैं कि इक़्तिदार संभालने के बाद वो वज़ीर आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस मुंतकिल नहीं होंगे, बल्कि उसको हाउस को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसी पे जरा बात करें, और ये जो विजुअल्स हैं लत खानम अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब के हैं, वो भी एक कैंसर की मरीज बच्ची के साथ इन्होंने मिलकर किया था इफ्तिताह। ये देखिए, और बड़े नॉस्टैल्जिक विजुअल्स हैं, क्योंकि जो पहला शौकत खानम बना था ना, उसमें तो आवाम की हिस्सेदारी, माशाल्लाह खान साहब भी बड़े यंग लग रहे हैं, उसमें याद आ गया। अच्छा जी, सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब भी हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। रसूल साहब बहुत शुक्रिया आपका। रसूल साहब, हमने अभी शौकत खानम अस्पतालों की इफ्तिताही तकरीबात का जिक्र भी किया। मेल जोल खान साहब का रहा है, आवाम में ज़ाहिर चैरिटी भी इकट्ठी करते रहे हैं। अब वज़ारत उस्मा का हलफ उठाने के लिए ऐसी ही अवामी तकरीब का इंदिया दिया जा रहा है। आपके ख्याल में मुनासिब तजवीज़ है? मेरा ख्याल ये है कि ये नए अंदाज से ये वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे जहाँ वो रहना नहीं चाहेंगे, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो एक आम वज़ीर की तरह जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है उसमें एक घर में रहेंगे, सादगी अख्तियार करेंगे। तो हर लिहाज से मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की हुकूमत सिंबलिज़म के हवाले से और सब्सटेंस के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, और पाकिस्तान को एक नई जहत देने के हवाले से वो बिल्कुल एक नया दौर होगा। और उसमें वो अंदाज़ नहीं होगा शाहाना जो शरीफ ख़ानदान का था या जरदारी ख़ानदान का था, या इससे पहले लोग यहाँ पे वज़ीर आज़म बनते रहे। बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, अवामी अंदाज़ होगा, सही मान।
अच्छा, आप नया दौर कह रहे हैं, बहुत से लोग इसको नया पाकिस्तान भी कहते हैं कि हर चीज़ ही मुख्तलिफ होगी जो शायद पहले नहीं हुई थी, बेहतर होगी। ये बताइएगा रसूल बख्श शरीफ साहब कि इमरान खान का जलसों में जाना और लोगों से मेल जोल रखना बतौर एक सियासतदान तो ठीक लगता था, वो सब कुछ एक्सेप्टेबल था, लेकिन वो क्या एज ए वज़ीर आज़म बनने के बाद भी यही तर्ज अमल जारी रख भी सकेंगे? प्रैक्टिकली ये डूएबल है या नहीं? मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल जारी रख सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो सलामती के हालात हैं वो नहीं है जो बरतानिया में है या मगरब के ममालिक में है या अमेरिका में है, कि जहाँ पे वज़ीर आज़म साबिक या मौजूदा वो आम जगहों पर भी खाना खाते हुए लोगों से मिलते हुए नज़र आते हैं, उनको कोई ख़तरात नहीं होते। यहाँ तो ज़ाहिर है कि उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो उनकी भी ज़द में है, जो ज़रा भर उनको पसंद नहीं करते, और इसके साथ साथ जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं सरहद के पार, वो भी मनसूबाबंदी कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। तो ज़ाहिर है कि एक सिक्योरिटी का हिसार होगा, उसमें रहते हुए जो कुछ वो एक नया रास्ता तलाश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। रसूल साहब, अब इमरान खान तो हुकूमती उमूर में ज़ाहिर सख्त मसरूफ़ हो जाएंगे, उनका आवाम से नाता जुड़ा रहे और कारकुनों तक भी उनकी रसाई रहे और कारकुनों की उन तक रसाई रहे, इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? ये आवाम के साथ रब्ता रखने का बेहतरीन तरीका ये टेलीविज़न है, पाकिस्तान में रेडियो है, ज़राए अबलाग है। अगरचे वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, कि वो तो आवाम से सारी दुनिया से ट्विटर के ज़रिए पैगामात वसूल भी करते हैं और पैगाम पहुंचाते भी हैं। ये वो उनका अंदाज़ गालिबन ये नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों से उनका रब्ता रहेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी कि क्या होता है और किस तरह से। दो चीज़ें जल्दी से, एक तो हमने बीच में वीडियो देख ली, खान साहब वो पुशअप्स लगा रहे थे, हाँ। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब तवज्जो वहीं थी? नहीं, मेरी तवज्जो क्या, किसी की भी तवज्जो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ हेड ऑफ द स्टेट, जो कि इंशाल्लाह वो बन जाएंगे, डू सच थिंग्स? नहीं करते लोग, यू नो। ऑब्वियसली कभी कभार आपको कोई मतलब रशियन सदर पुतिन की तस्वीर आ जाएगी हॉर्स राइडिंग करते हुए, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, ऑब्वियसली। तो वी आर इन द सेम लिस्ट। हां, एग्जैक्टली। इलेक्शन के बाद जहां हम फील गुड फैक्टर की बात कर रहे थे, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, वहीं सब्जियों की कीमत हमने देखा कि इलेक्शन के फौरन बाद कुछ बड़ी हुई महसूस हुई। मुझे हुई, बिल्कुल हुई, और इस पे हम बात भी करेंगे और थोड़ी सी हम आपको डिटेल भी दे देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हु वुड हैव थॉट वैसे कि सब्जियों की प्राइस हाइक हो जाएगी। तो इलेक्शन होते ही जी कराची में सब्जियों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और व्यापारी जो है वो ट्रांसपोर्ट की कमी और हाईवे की बंदिश के बायस माल मंडियों तक ना पहुंचाने की वजह बता रहे हैं कि इस वजह से प्राइस हाइक हुई है। देखिए जरा, उन्होंने वजह भी निकाल दी। यानी कि ट्रांसपोर्ट उन्हें मिल नहीं रही थी। ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं मिल रही थी वैसे, और हाईवे क्यों बंद थे, ये सवाल भी मैंने पूछना है। 25 जुलाई को इंतखाबात के बाद सुपर हाईवे पर बंदिश के बायस सब्जियों की शहर में तरसील नहीं हो सकी थी, जिसका व्यापारी खूब फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अगर वोट डालना है तो वो ना चलाएं गाड़ी, वो और मसला है। टमाटर समेत प्याज और आलू की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, और इसके अलावा तुरई आपको पता है क्या होती है? I love तुरई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरवी भी खाती हैं। Yes, I love और उसके साथ चटनी भी खाती हैं। I love food, don't ask me, don't embarrass me, you know I eat everything। खानों में घुस जाएंगे और कीमतों को भूल जाएंगे, इसलिए रियाज एंडी को हम बुला लेते हैं। वैसे भी ईद उल अज़हा अवसर पर है, सब्जियों की डिमांड और बढ़ जाएगी। Just who would have thought, sorry I took it from you, लेकिन who would have thought कि इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, सब्जियों को क्या प्रॉब्लम हो गई? मौका देख रहे होते हैं। देखिए, उन्होंने देखा कि सब्जी मंडी के अंदर माल नहीं आया है, हम ही हैं खरीदार, हम लेके जा रहे हैं, रिटेल लेवल के ऊपर जाएंगे, पार्टी करेंगे। उन्होंने यही किया है। बेसिकली आपका प्राइस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए वो जो बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए वो नहीं है। तो यस, एक वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कहते हैं कि खुद ही फैसला करने वाले हैं ना। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वही वाली बात होगी कि कैसे कि आपको मौका, मतलब ये तो लगता है, आई एम सॉरी टू से, कि आप उस ताक में बैठे हैं कि कहीं कोई इधर मसला और हम अपनी प्राइसेस हाइक करें। अच्छा, आई थिंक ये तब्दीली भी बहुत जरूरी है, जो हमारी मेंटालिटी है ये भी चेंज होनी चाहिए, ईमानदारी आनी चाहिए, ईमानदारी आनी चाहिए। एंड वो जो मॉडल है दूसरा एक
कि ज़्यादा बेचें और वो पैसा कमाएं, बजाय इसके कि कम बेच के ज़्यादा कमाने की कोशिश करें। वो जो कोशिश कर रहे हैं। ये दो मॉडल होते हैं। वेस्ट क्या करता है, वो कहता है ज़्यादा बेचो और वो पैसा कमाओ। तो किसी भी बिजनेस ग्रेजुएट से पूछ लें, बिजनेस कामयाब बनाने का लो हैंगिंग फ्रूट खाने के आदी है। दरख्त में जो नीचे पहले ज्यादा बेचेंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक रीजन नहीं है हमारा, एक और रीजन जो है वो पानी की किल्लत है। ये जो डैम की बात है ये बहुत सही हो रही है, क्योंकि कुछ आबादकारों से मेरी बात हुई, वो बताते हैं कि सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो पहले सब्जी उगा लिया करते थे, ये तुरई, भिंडी, बैंगन वगैरह, वो अब नहीं हो रहा है बिकॉज पानी नहीं है, तो इट्स डिफिकल्ट। तो उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। ऑब्वियसली सीरियसनेस है एक ये है। एंड देन वी हैव हमारा जो मौसम का साइकिल है वो भी है, इस वक्त होता है, पानी की किल्लत हो जाती है, बारिश होंगी, पानी आना शुरू होगा, तो यस वो साइकिल भी है। बारिश तो ठीक ठाक हुई है उधर, राइट, लेकिन वो पानी जी एग्जैक्टली। तो ये जो मौसमियाती साइकिल है उसमें इंडिया से हम लेके आते थे चीजें, टमाटर आ जाता था, प्याज आती थी बहुत, एक साल से वो भी हमने बंद कर दिया है। तो यस कुछ चीजें ऐसी। अच्छा, नाउ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और शायद मुझे ये बात समझ नहीं आई रियाज, लेकिन जो पेरिशेबल चीज होती है, जिस चीज ने खराब हो जाए, टमाटर कितनी देर पड़े रहेंगे, उसका फ्लो रहना, लेकिन आई वुडंट आई, चलो 4-5 दिन भी अगर निकाले, कोई और सब्जी ले लो, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, क्वालिटी वो नहीं रहती। और जब मैं जाती हूँ ना दुकानदार के पास चीजें, मुझे सब्जी भी फ्रेश चाहिए होती है, आलू भी मुझे पता होता है कि कौन सा वाला फ्रेश है और कौन सा पुराना आलू है। आलू पुराना है, ऑफ कोर्स वो छिलका उसको आपको पता चल जाता है, बट देन यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ शॉपिंग। आई शॉप सो आई नो दीज थिंग्स। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो चीज खराब होने का इम्कान हो कि अब चली जाएगी खराब, उसको सस्ते में नहीं बेचना। आई थिंक आइडियली यही होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं निकालो, रोक के रखो, ज्यादा कीमत मिलेगी। बास जो ठेले वाले होते हैं, जो अड़ती है, उनके ठेले होते हैं, वो लोगों को देते हैं कि ये लो जाके बेच के आओ, और बता के बेचते हैं कि इससे कम में नहीं बेचना है। अब उसने फिर वही करना है, उसने क्योंकि वापस आके हिसाब देना है। तो यस, ये मेंटालिटी जो है, आई थिंक यहाँ पे वो फैक्टर प्ले कर रही है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो एक स्पाइक थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के फौरन बाद, वो वापस आना शुरू हुई है। आज जो मार्केट से मुझे रेट मिला है टमाटर का, कल तक 100 रुपए आम बढ़ रहा है मुझे लग रहा है। तुम ना अपनी चीजों पे सारों पे कंसंट्रेशन है। चौसा मिला था 100 रुपए किलो, अब इस जुमे वो कह रहे थे जी 120, अगले कह रहे थे कि 150 तक हो जाएगा। पहले ही अनाउंस कर दिया। मुझे जल्दी से बताएं, चौसा अच्छा वाला है बालों वाला है? नहीं, चौसा वैसे अब काला चौसा आना शुरू हो गया है, और वो जो अच्छे वाला चौसा है वो जाता जा रहा है। सफेद चौसा है, उसमें रेशा नहीं है, और वो 120-130 रुपए में। अच्छा, जल्दी से रियाज आंडी आप आई गए हैं तो मुझे बताइएगा, डॉलर की हम 2 दिन से खबर भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। एक तो लोगों ने, एक तो आपको मैसेजेस आए, पहले वो जरा करेक्शन कर दें कि इंटरबैंक शायद हमारे यहाँ 123 रुपए चला है, लेकिन ये कि जो इंटरबैंक से मुझे रेट मौसूल हुआ है वो 124.50 हुआ है। कल मार्केट ने क्लोज किया था 124 4 पैसे के ऊपर, तो आज जो कमी है वो 54 पैसे की है, 2450 के करीब में काम हो रहा है मार्केट के अंदर। क्यों है ये? आई थिंक इस वक्त तक तो मुझे बहुत सिमिलैरिटी लग रही है। जो नून लीग की 13 में भी हुआ था। यस, नून लीग की हुकूमत आई है, रुपए के ऊपर एक प्रेशर है। फर्स्ट टाइम हमने 100 को तोड़ा है, 105 तक गए, फिर वो सऊदी अरब से कुछ पैसे की अरेंजमेंट हो गई थी तो हम वापस आए, एंड 97-98 के करीब में जाके उन्होंने रोका, ये कह के कि ये तो और स्ट्रांग हो सकता है रुपया, लेकिन हम यहाँ पे इसे रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इस वक्त भी आप देखें ये स्पाइक 131.50 तक गए बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, आपने अदायगियाँ करनी है। फिर खबरें आती है कि चीन आपको पैसे दे रहा है, तो वो एक पॉजिटिविटी आती है। सऊदी अरब को आप चाइना से कर रहे हैं, वो डॉलर, और उसके आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो कुछ और भी मेजर्स लिए। क्योंकि कल हम जब अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, खबर तो कल से शुरू हुई है कि ये कमी आती जा रही है डॉलर की कीमत में, तो हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि जब भी गवर्नमेंट बदली है और जब इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आती है तो उसमें उसमें इस किस्म के चेंजेस फिर आपको नजर आते हैं। स्टेबिलिटी नहीं, ये एक साइकिल है, अगर आप देखें वो जब साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। जब गवर्नमेंट जाती है उस वक्त आप देख लें वो कहती है खजाना खाली है। हाँ। पीपल्स पार्टी के दौर में तो खुद इसहाक डार साहब ने ये, क्योंकि पहले वजीर खजाना वो थे पीपल्स पार्टी दौर के अंदर, उन्होंने आवाज़ लगाई थी कि खजाना खाली है, फिर इन्होंने लगाया, ये लोग आए हैं, अभी आए नहीं है, इन्होंने बैठे नहीं, लेकिन टेक्निकली बात जो कह रहे हैं कि IMF के पास अगर जाना होगा या और ऑप्शन देख लेंगे, कह यही रहे कि हमारे पास भी खजाना खाली। तो ये साइकिल तो वही है, इसके बाद आगे जाके हम क्या चेंजेस देखते हैं, आई थिंक टाइम विल टेल अस। लेकिन ये कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रुपए को मैनेज ना करें, ये किसी से नहीं हुआ। मैं जापानीज़ येन को ट्रेड करता रहा हूँ,
जापानीज येन को वो इतनी कोशिश कर रहे, रोजाना आके वो बाइंग करते थे मार्केट के अंदर से, डॉलर इनफ्लो करते थे, येन को खींचने की कोशिश कर, नहीं हुआ उनसे कंट्रोल। वो नेचुरली चलने दें। यस, वो 360 रुपए से 360 येन पर डॉलर से शुरू होकर वो नीचे आते आते 79 तक आ गया था। 360 से शुरू होकर 79 तक, क्योंकि एक्सपोर्ट इतनी थी। हमें भी अपनी मीशत को मजबूत करना है, ये कर लेते हैं तो राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारा मॉडल है जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है, जब पैसा ख़त्म होगा तो इस पर फिर से स्ट्रेस आएंगे, फिर से वो रुकेगा, फिर से बात वही हो हमें जाएगी। अपना जो इनपुट है इकोनॉमी की, जो ग्रोथ का इनपुट है, उसको हमें मकामी करना होगा। एंड हाउसिंग की अगर बात हो रही है, आई थिंक वेरी पर्टिनेंट, ये कहा जा रहा है कि जिसकी 60,000 तनख्वाह होगी, एक पॉलिसी स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर डाली है कि 60,000 की तनख्वाह वाला घर ले सकता है। गुड पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बिकॉज हाउसिंग इज़ 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है। बनेंगे कैसे? नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया था कि वो 5 लाख घर बनाएंगे, नहीं बन सके क्योंकि जब वो हुकूमत में आए उनको पता चले ये हाउसिंग तो सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे में जाके ऑपरेट कैसे करेंगे, ये सारे जो एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी लिंक्ड एज वेल। अच्छा, रियाज आंटी के साथ बात पंजाब में करने अगर का, ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो बना ही रहे हैं कि क्या होता है। एक बात है कि असद उमर को ये सारी मुश्किलें करनी है और बंदे का जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड ही इज टैलेंटेड, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एंड वी हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम एज वेल। हां बिल्कुल जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच रियाज। एंड रियाज से बात करके ना वी स्टार्ट फ्रॉम टमाटर एंड गो टू डॉलर एंड देन गो टू हाउसिंग। एंड माशाल्लाह नॉलेज के पावर हाउस है, इनको बहुत कुछ पता होता है और हमें भी मदद करते हैं समझने में। अच्छा, एक चीज़, सॉरी जाते जाते हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इनका जब ये लोग कहते हैं ना कि जी खजाना खाली था, तो मेरे दिमाग में लिटरली वो अलिफ लैला वाली कहानी आती है और एक खजाना आता है, भरा हुआ खजाना, एक पूरे की एक जगह है, वो खजाना खाली है। आज के लिए आप सेट हैं, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे आपसे, सेम टाइम सेम प्लेस। See you tomorrow. खुदा हाफिज़।